हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो जो अब हमारा टॉपिक है दैट इज डार्क रिएक्शन, राइट। तो पहले जब हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था तो हम देख चुके थे कि किस तरीके से डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है। तो एक बार दोबारा हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा के अंदर होगा, राइट। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, क्यों होता है डार्क रिएक्शन? ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना। ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में। तीसरी चीज, डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे, एटीपी और NADPH बना था लाइट रिएक्शन में, वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा, राइट। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से डार्क रिएक्शन हमारी होती है। यहाँ पे एटीपी और NADPH दिख रहा है आपको। ये एटीपी और NADPH कहाँ से आ रहा है? हमारा लाइट रिएक्शन से बन के आ रहा है। वो जेड स्कीम हमने सारी पढ़ी थी ना, तो वो क्या बना रही थी? एटीपी बना रही थी और NADPH बना रही थी। अब जो ये डार्क रिएक्शन है, इतना पार्ट देख रहे हो आप डार्क रिएक्शन का, ये है डार्क रिएक्शन। इसमें ये एटीपी और NADPH यूज होगा और बाद में दोबारा से ADP और NADP पॉजिटिव में दोबारा ये हमारे पास स्ट्रोमा में चला जाएगा यूज होके, ठीक है। अब देखो बच्चे, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, ठीक है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होगा। देखो रिडक्शन मैं पहले भी बता चुकी हूं, आपको याद होगा, ऑयल रिग पढ़ा था हम लोग। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। गेन किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जब कार्बन डाइऑक्साइड में गेन हो जाता है तो ये क्या बना देता है? हमारा ग्लूकोज, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है ना हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये एंटर करेगा कहाँ? कहाँ एंटर किया इसने? स्ट्रोमा में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा से बता रही हूँ आपको, हम पढ़ चुके हैं अदरवाइज सारा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर कर रहा है? स्ट्रोमा में एंटर कर रहा है। स्ट्रोमा में जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है तो एक साइकिल चलती है। इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल, ठीक है। और ये जो केल्विन साइकिल है ये क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी। कार्बन का जो कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6 वो बनाएगी, ठीक है। और यही ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तभी तो आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद होगा, हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाते थे। ये वही स्टार्च ग्रेन्यूल है जो कि जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो इसी स्टार्च ग्रेन्यूल के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। अब बच्चों, ये जो केल्विन साइकिल थी इसको हम केल्विन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन। क्या नाम था साइंटिस्ट का? मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने हमारी जो C3 साइकिल थी, यानी कि ये जो केल्विन साइकिल जो चल रही है, इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम मेल्विन केल्विन साइकिल पड़ा। किसके नेम से? मेल्विन केल्विन के नेम से। बहुत इजी है ये याद करना, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी वही चीज हो रही है जो मैंने आपको बताई थी। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, ये रहा मेरा सारा स्ट्रोमा वाला पार्ट है। ये केल्विन साइकिल चल रही है, इसको हम C3 भी बोल देते हैं। केल्विन साइकिल में क्या ATP और NADPH यूज हो रहा है और क्या बना रहा है? हमारा शुगर बना रहा है, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं केल्विन साइकिल के बारे में, यानी कि C3 साइकिल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ अब हम क्या पढ़ेंगे? C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल, ओके। तो देखो बच्चे, C3 या केल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस लिख ले हम, कौन कौन से होते हैं? वो 3 स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, राइट। कई बुक्स में इसको हम कार्बन फिक्सेशन भी लिखा होता है, कार्बन फिक्सेशन भी बोल देते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिडक्शन। देखो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो ऐड होता है। याद है NADPH आ रहा था,
तो NADPH किस में बदल जा रहा था, NADP पॉजिटिव में, मतलब इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया। यहाँ पे देखो ना, हाइड्रोजन लगा हुआ था, जब केल्विन साइकिल में इसने एंटर किया, उसके बाद जब केल्विन साइकिल से बाहर गया तो NADP पॉजिटिव आया, मतलब हाइड्रोजन किसी को इसने दे दिया। तो वो किसको देगा, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को ही वो हाइड्रोजन देगा, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा और ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन होती है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में बच्चे हमारा होगा रीजनरेशन। तो अब हम देखते हैं कि रीजनरेशन किसकी होती है। ओके, तो देखो अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, अभी आप जो मैं बता रही हूँ वही सुनो। एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जब मेरे एंटर करेगा स्ट्रोमा में क्या होगा, अब केल्विन साइकिल चलेगी। केल्विन साइकिल चलाने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है, एक एंजाइम की जरूरत होती है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं रुबिस्को। क्या बोलते हैं, रुबिस्को, ये याद रखना। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रुबिस्को जो एंजाइम है इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइट। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, आगे भी है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये इसका पूरा नाम है, ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो क्या है, देखो रुबिस्को से राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। एज आ गया ना, तो मैंने बोला था जहां पर भी एज आएगा वो एंजाइम है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये कि जो ये रुबिस्को है ना, रुबिस्को बहुत ही ज्यादा हमारे जो पूरे इंटायर वर्ल्ड में, अगर कोई क्वेश्चन आए कि पूरे इंटायर वर्ल्ड में कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा है, सबसे अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, तो वो है रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को इज द अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एंजाइम जो है वो रुबिस्को ही है। क्यों, देखो इतने ज्यादा प्लांट्स हैं, जितने प्लांट्स हैं उतने उनमें केल्विन साइकिल हो रही है, और जितनी केल्विन साइकिल मतलब केल्विन साइकिल में रुबिस्को की जरूरत है। ठीक है, तो रुबिस्को जो एंजाइम है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब क्या हो, मैंने अभी आपको सिर्फ रुबिस्को के बारे में बताया है, राइट। रुबिस्को एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल करवाने के लिए, ओके, यानी कि C3 साइकिल करवाने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अब केल्विन साइकिल शुरू करते हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर करेगा केल्विन साइकिल में, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए हमारे पास एक कंपाउंड होगा RuBP। RuBP का नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RuBP। RuBP जो है वो 5 कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, 5 कार्बन से बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। मेरे पास ये मत करो, अभी 3 मॉलिक्यूल मत करो, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल करो, अभी आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल आया और उसने क्या किया, RuBP ने उस एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो रुबिस्को एंजाइम है वो कैटेलाइज करेगा। रुबिस्को का काम क्या है, एंजाइम है, एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन में उसको कैटेलाइज करना। तो अब वो रुबिस्को काम करेगा और हमारे पास एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। कैसे 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, 5 कार्बन RuBP के, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। लेकिन ये जो 6 कार्बन का जो कंपाउंड बना, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो वो ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा और टूट जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड तो बना लेकिन बहुत अनस्टेबल है, वो नहीं रह पाएगा और 2 में टूट जाएगा।
तो 2 में जब वो टूट जाता है, राइट, तो वो क्या करता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड टूट गया था और उसने 2 में टूट गया था ना, 6 को 2 में तोड़ दो, 3 हो गए ना, तो 3 कार्बन और 3 कार्बन, तो 2 3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, राइट। अब इस पहले स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। जब हमारा जो स्टेप हो रहा है ना, इसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जब कार्बन जो है जब रिएक्ट करता है RUBP के साथ, जो पहला जो स्टेप है उसे हम कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड, हम आगे देखेंगे इसको कि क्या है 3 कार्बन कंपाउंड, ये स्टेबल होता है। दिस इज अ स्टेबल कंपाउंड। अब ये कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है। अब ये स्टेबल है, पहले वाले के जैसे अनस्टेबल नहीं है। तो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड की रिडक्शन होगी। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, NADPH से आएगा, ठीक है। अभी ये बैलेंसिंग मत करो, अभी सिर्फ ये इस पे ध्यान दो जो पढ़ा रही हूँ। NADPH से हाइड्रोजन आया और किस में कन्वर्ट हो गया, NADP पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। अब ये जो NADPH है इसने अपना हाइड्रोजन मतलब दे दिया, किसको दिया, वो 3 कार्बन कंपाउंड जो बन रहा था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बन गया ग्लूकोज, जो भी हमें चाहिए था, शुगर बन गई, ठीक है। शुगर इज ग्लूकोज इज अ शुगर, शुगर बन गई। तो हमारा सेकंड जो स्टेप है वो भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था बच्चे, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, याद है RUBP यहाँ से शुरुआत की थी, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया था। अब RUBP ही ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो मतलब जो फर्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन करेगा और जो 6 कंपाउंड बनाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा। तो ये जो RUBP है इसको रीजनरेट होना पड़ेगा ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये कैप्चर कर सके, राइट। तो यहाँ पे इसने ग्लूकोज तो बना दिया और हमारा जो RUBP था वो रीजनरेट भी होगा दोबारा से। जब वो रीजनरेट होगा यहाँ पे, तो दोबारा मेरे पास RUBP अवेलेबल रहेगा। जब अगला कार्बन डाइऑक्साइड आया तो RUBP अवेलेबल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी रीजनरेशन हो रही है, थर्ड स्टेज में RUBP की, और इसके लिए भी हमें ATP की जरूरत है। अभी बैलेंसिंग मत करो, बस ये याद रखो कहाँ पे ATP की जरूरत है, कहाँ पे नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ATP की जरूरत होती है जब हम रिडक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखो। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक्चुअल में क्या होता है, राइट। ओके, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, 1 मॉलिक्यूल, और इस पे कितने कार्बन है बच्चे, 1 कार्बन से बना हुआ है, एक कार्बन है। और इसको कैप्चर करने के लिए केल्विन साइकिल में कौन बैठा था, यहाँ पे RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बैठा हुआ था। RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रुबिस्को एंजाइम कैटालाइज करेगा, ठीक है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। और इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, जो पहला स्टेज था हमारा C3 साइकिल का, ठीक है। अब जो ये कार्बोक्सिलेशन है, इससे क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, मैंने बताया था। तो पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होगा और उसका नाम क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन जो कंपाउंड है, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। अब देखो, केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं ना, केल्विन साइकिल को मैंने बोला था हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। देखो बच्चे, C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 3 कार्बन कंपाउंड होने की वजह से, उसमें 3 कार्बन होने की वजह से, इसलिए हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के नाम पे इस साइकिल का नाम पड़ा है,
समझ आ गई बात? ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन कंपाउंड बना है, क्या नाम है उसका? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये क्या सिर्फ एक बनेगा? नहीं, 2 बनेंगे। 2 बनेंगे तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकती हूँ। क्यों 2 क्यों बनेंगे? क्योंकि जो 6 है वही तो टूटा है ना। अल्टीमेटली देखो, RuBP तो 5 कार्बन से बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन से बना हुआ है, टोटल 6 बन गए, लेकिन वो अनस्टेबल है तो टूट गया 3-3 में। तो 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 ही होंगे ना, हमने बैलेंस भी तो करना है साथ के साथ। अब क्या होगा? अब रिडक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं रिडक्शन, तो यहाँ पे लिख देती हूँ रिडक्शन होगी, राइट। रिडक्शन में क्या काम आता है? NADPH, राइट। NADPH NADP पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही बनेगा। अब क्या होगा? यहाँ पे हमारा ATP भी यूज होगा, पढ़ा था हमने लास्ट टाइम भी। ATP यहाँ पे भी हमारा यूज होगा जहाँ पे रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे देखो ATP और NADPH यूज हो रहे हैं और ये हमारा निकल जा रहा है कंपाउंड। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? यहाँ पे हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, ग्लिसरैल्डिहाइड। देखो बच्चों, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या है? आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री में क्या होता है? जो भी एसिड है, एसिड, ठीक है, एसिड में क्या होता है? COOH लगा होता है। ठीक है, जो भी एसिड है वो जब रिडक्शन कर होती है किसी भी एसिड की, जब भी रिडक्शन होती है तो वो क्या बनाती है? एल्डिहाइड बना देती है। क्या बना देती है बच्चों? एल्डिहाइड बना देती है। ये आपको याद होना चाहिए। एसिड की जब रिडक्शन होती है, जब एसिड में हाइड्रोजन ऐड होता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या था मेरा? पहला कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, कई कई बार इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी लिख देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो कई बार इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी लिख देते हैं। तो मतलब ये एसिड है, एसिड की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे हमने रिडक्शन ही तो करवाई है इसकी। जब एसिड की रिडक्शन होती है तो वो एल्डिहाइड बना देता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ही तो बन रहा है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी थे। ठीक है, तो 2 ही बनेगा ना। अब देखो बच्चों, 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बन गए, राइट। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे कार्बन के? कार्बन कितना है यहाँ पे? 6 है। यहाँ पे कितना कार्बन था? यहाँ पे भी 6 कार्बन था। 3 into 2 6 ना। ठीक है, यहाँ पे भी 6 कार्बन था। अब होनी है रीजनरेशन। रीजनरेशन किसकी होनी है? RuBP की होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं रीजनरेशन। और रीजनरेशन में ATP भी जरूरी है भाई, ATP भी आ गया यहाँ पे रीजनरेट करवाने, राइट। अब देखो RuBP कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे कितने बन रहे थे? 6 कार्बन बन रहे थे। अब 6 कार्बन में से अगर 5 कार्बन रीजनरेट हो गए तो यहाँ पे कितने कार्बन बचे? सिर्फ 1 कार्बन बचा। ठीक है, और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो कि एक ट्रायोस शुगर है, ट्रायोस फॉस्फेट भी बोल देते हैं। ट्राई शुगर क्यों? क्योंकि 3 फॉस्फेट है ना, ट्रायोस फॉस्फेट। 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोल रहे हैं ना हम। ये आगे ग्लूकोज बनाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये आगे क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। C6 है ना, C6 फॉर्मूला देखो, C6 है। ग्लूकोज को बनने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। लेकिन 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कितने कार्बन है? यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है, तो टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो ये 6 कार्बन में से 5 कार्बन तो यहाँ पे रीजनरेट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कितने कार्बन बच रहे हैं? 1 कार्बन बच रहा है। तो 1 कार्बन का क्या ग्लूकोज बनता है?
नहीं बनेगा, क्योंकि 3-फॉस्फोग्लिसराइडिहाइड से ग्लूकोज बन रहा था। क्या एक कार्बन से ग्लूकोज बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन कितने चाहिए होते हैं? 6 चाहिए होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। तो बच्चे ये जो साइकिल है ना, ये जो पूरी हम ये साइकिल पढ़ रहे हैं ना, ये सारी, ये जो C3 साइकिल, ये सिर्फ एक बार नहीं चलती, ये 6 बार चलेगी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक ग्लूकोज कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, ताकि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो आ सके, ठीक है, क्योंकि जब एक बार साइकिल चल रही है, ये एक बार चली थी ना, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन आया, ठीक है, एक बार चली, एक कार्बन जब एक बार साइकिल चल रही है तो सिर्फ एक ही ग्लूकोज आ रहा है, हमें एक ही ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन एक ग्लूकोज से एक कार्बन मिल रहा है, लेकिन एक कार्बन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक कार्बन से तो ग्लूकोज बनता ही नहीं। ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन की जरूरत है, तो ये जो साइकिल है इसे 6 बार चलाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, एक बार साइकिल चली तो एक कार्बन आया, 6 बार साइकिल चली तो 6 कार्बन आ गए, और 6 कार्बन जब आ गए तो हमारे पास यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट आ रहा है, किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये काम करेगा, और क्या बनाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्या है? फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड है, और इसमें तीन जो है ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन से बना हुआ है, तो 3 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम C3 साइकिल है। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट क्या है? एसिड भी है। एसिड की क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। रिडक्शन जब होती है तो वो क्या बनाता है? ग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम ट्रायोस फॉस्फेट भी बोलते हैं। क्या चाहिए होता है इसके लिए? NADPH भी चाहिए होता है और ATP भी चाहिए होता है, और इससे आगे क्या बनाएगा? हमारा ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज आगे किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देन रिजनरेशन होगी किसकी? RUBP की। दिस इज RUBP, फुल फॉर्म लिखवाई थी ना, राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट इज RUBP, और RUBP को जो राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये वाला, ये है एंजाइम, ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। तो देन रिजनरेशन होगी जब, उस पर भी हमारा ATP चाहिए होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा एक और चीज जो आपको याद रखनी है, मैंने क्या बोला था, जब एक कार्बन जब काम करता है, एक कार्बन जब काम करेगा तो 3 ATP की जरूरत होगी। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, राइट, 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने पहले देखा था, उसमें 3 ATP की जरूरत होगी, और 2 NADPH की जरूरत होगी, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट, ये देख रहा है आपको, यहाँ पे जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए आपको। ओके, यहाँ पे ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये आ रहा है, इसको ट्रायोस फॉस्फेट, या फिर मैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोल देती हूँ, इजी रहेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज करने के लिए एक ATP की जरूरत है। एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट को इसमें चेंज करने के लिए एक ATP की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअल में हमें पता है 2 है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे कितने ATP की जरूरत होगी? 2 ATP की जरूरत होगी, ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए 2 ATP की जरूरत है, तो 2 ATP यहाँ यूज हो जाएंगे, और एक ATP हमारा यहाँ यूज होगा, तो टोटल कितने ATP यूज होंगे? जब एक कार्बन की बात होगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड की 3 ATP यूज होंगे, ठीक है, और यहाँ पे NADPH भी कितने यूज होंगे? 2 यूज होंगे, राइट, तो 2 ATP और 2 NADPH फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात याद रहेगी आपको। ओके, उसके बाद जो दूसरी बात है, मैंने बोला था साइकिल लेकिन 6 बार चलेगी, यानी कि 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। 6 बार साइकिल चल रही है ना, एक बार साइकिल चलेगी, ठीक है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड 6 बार आएगा तो 6 बार चलेगी, तो 6 के लिए कितने की जरूरत होगी? तो यहाँ पे हमारा होगा 18 ATP। अगर हमारे 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं
6 बार हमारी साइकिल चल रही है, तो 18 ATP एंड 12 NADPH। ठीक है, कैसे? एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3, तो 6 के लिए 18, क्यों? मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18। ठीक है, सिमिलरली 6 इंटू 2 12। सिंपल है ये कैलकुलेशन, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ तक हमारा जो केल्विन साइकिल है वो खत्म हो गया कि केल्विन साइकिल किस तरीके से चलती है, कि कितने इस पे हमारे कंपाउंड्स वगैरह कैसे इस पे यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने C3 साइकिल के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चों कुछ प्लांट्स होते हैं जो C3 साइकिल परफॉर्म करते हैं, जिनमें C3 साइकिल होती है वो है राइस, वीट। राइस और वीट जो है ये C3 के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऑल्दो ये साइकिल जो होती है हर प्लांट में चलेगी, क्योंकि केल्विन साइकिल तो हर प्लांट में होता है, बट जो मेजर जो क्रॉप्स हम जो करेंगे वो है राइस और वीट। क्योंकि जो बाकी हम क्रॉप्स पढ़ेंगे ना, अभी आगे आप कैम साइकिल पढ़ोगे, C4 साइकिल पढ़ोगे, वो थोड़ी सी इनसे अलग है, देखोगे कि क्या क्या चेंजेस है उनमें। तो राइस और वीट आर एग्जाम्पल ऑफ C3 एंड केल्विन, राइट। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और आगे हम देखेंगे कि कैसे जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फोटो रेस्पिरेशन होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, राइट। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि किस तरीके से हमारी केल्विन साइकिल चलती है या C3 साइकिल चलती है, राइट। अब एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी, पर एक कंडीशन हम देख लेते हैं कि प्लांट्स में कई बार क्या होता है, ये मेरे पास लीफ है, ठीक है, लीफ में मेरे पास क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये मैंने एक मीजोफिल सेल बना दिया। मीजोफिल सेल के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट में मैंने एक थैलाकॉइड भी बना दिया, राइट। इतना आपको पता है। अब क्या होगा, मेरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही होता है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो होता है वो रेस्पिरेशन में होता है, राइट। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये मेरी रिलीज हुई रेस्पिरेशन प्रोसेस से। और जो एटमॉस्फेयर में, ये मेरा स्टोमेटा है, ठीक है, ये मेरा स्टोमेटा आ गया, दिस इज अ स्टोमेटा। और जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारा क्लोरोप्लास्ट में आता है, ठीक है। तो अब हमारा क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ये केल्विन साइकिल परफॉर्म कर रहा है। तो केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल परफॉर्म करने के लिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड एक तो रेस्पिरेशन से भी मिल जा रही है, सेकेंडली जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी हमारी फिक्स हो जा रही है, हमारी यानी कि ग्लूकोज में बदल जा रही है, यानी कि केल्विन साइकिल उसकी हो रही है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी, राइट। अब हमारा देखो क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होगा, अब हमारा यहाँ से ऑक्सीजन भी आ रहा था लाइट रिएक्शन से, यहाँ पे मेरी लाइट रिएक्शन चल रही थी, है ना। आपको याद होगा लाइट रिएक्शन से क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमने फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किया था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है ना बाहर की तरफ, तो ये ऑक्सीजन मेरा रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जब हमारा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, बाहर, और हाई टेम्परेचर लिख लो यहाँ पे, हाई टेम्परेचर, या फिर ऑक्सीजन जो होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो जब हमारा ऑक्सीजन ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो स्टोमेटा है, देखो जब टेम्परेचर हाई होता है, आप इसको ऐसे समझो, जो बहुत ज्यादा धूप निकली होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो आपने देखा होगा आपको ज्यादा से ज्यादा आपका जो पसीना आता है ना, जब हमें पसीना आता है कब आता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है,
यानी कि हाई टेम्परेचर में हमारी बॉडी में से वाटर लॉस हो रहा है ना। नॉर्मली ऐसा होता है। तो प्लांट्स में से भी तो वाटर लॉस होगा, अकेला ऐसा तो नहीं कि क्योंकि प्लांट में भी तो वाटर है ना। टेम्परेचर क्या करता है, ज्यादा जब सूरज की किरणें, जब धूप निकल आती है बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लॉस होता है, सॉरी वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता है हमारे शरीर में से, पसीना आने लग पड़ता है। प्लांट में भी वही होता है, प्लांट का भी जो वाटर है वो बहुत लॉस होता है ना, जब हाई टेम्परेचर होता है। तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन। तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वाटर का लॉस होता है। अब हमारा ये जो प्लांट है वो क्या करेगा, वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देगा, ठीक है। वो अपने स्टोमेटो को क्या करेगा, बंद कर देगा। क्यों, ताकि वाटर लॉस ना हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से पानी उसका ज्यादा बाहर ना निकल जाए, ज्यादा वाटर का लॉस ना हो जाए, वो क्या करता है, इस टोमेटा को बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ से हमारा पानी जो है, वाटर जो है, वो स्टोमेटा से बाहर जा रहा था। तो मेरे प्लांट ने क्या किया, इस टोमेटा को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी तो स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जा रही थी ना। तो यहाँ पे मैं किसी और कलर से दिखा देती हूँ आपको। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये भी देखो, ये भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर जा रही थी, इसी के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारी बाहर जा रही थी। तो अब क्या हुआ, वाटर लॉस तो उसने रोक दिया, लेकिन इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर नहीं आ पाएगी। साथ में जो ऑक्सीजन बाहर जा रही थी, वो ऑक्सीजन भी बाहर नहीं जा पाएगी, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जा ही नहीं पा रही है, स्टोमेटा ही बंद है। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा होना, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, तो याद है यहाँ पे केल्विन साइकिल चल रही थी। और केल्विन साइकिल चलाने के लिए मैंने बोला था रुबिस्को एंजाइम की जरूरत होती है, रुबिस्को एंजाइम चाहिए होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। ये हम अभी बढ़ के आ चुके हैं। अब जो ये रुबिस्को एंजाइम है ना, ये थोड़ा सा क्लेवर है। कैसे, ये रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर लेता है और साथ में ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर लेता है। डिपेंड करता है किसकी कॉन्सेंट्रेशन आसपास ज्यादा है। समझ आ गई बात, डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन रुबिस्को के आसपास ज्यादा है, रुबिस्को उसके साथ बाइंड कर देगा, राइट। जब हमारी जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, यानी कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी, रेस्पिरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो रुबिस्को क्या कर रहा था, C3 साइकिल चला ले रहा था, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर ले रहा था, राइट। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से, अब हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, हाई टेम्परेचर की वजह से ऑक्सीजन, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। कैसे, हमारा स्टोमेटा बंद हो गया, ऑक्सीजन बाहर जा नहीं पा रहा है, तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब रुबिस्को क्या करेगा, रुबिस्को को तो ये था ना कि कौन सा मेरे आसपास ज्यादा है, कौन सी ऑक्सीजन ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। उसने देखा कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई आ नहीं रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, राइट। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो क्यों ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया जाए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा, कौन, रुबिस्को। लेकिन बच्चों, जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तब वो केल्विन साइकिल नहीं चला पाता। केल्विन साइकिल, C3 साइकिल तभी चलती है जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, तब हमारा जो ग्लूकोज है वो नहीं बनेगा। अब रुबिस्को किसके साथ बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो एक और नई साइकिल चलती है जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, राइट। तो कौन सी साइकिल चल रही है, फोटो रेस्पिरेशन। तो जो फोटो रेस्पिरेशन है वो कब चलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ आ गई बात। तो जो फोटो रेस्पिरेशन है ना, ये प्लांट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो,
कार्बन केल्विन साइकिल चल नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। ऊपर से जो पहले इसने कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, जो इसने जब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जो फिक्स की थी, उसको इवन ये ज्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है इस पे लॉस होता है फोटो रेस्पिरेशन में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट को जरूरी चाहिए था, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है तो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन में लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो फोटो रेस्पिरेशन और किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, राइट। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम फोटो रेस्पिरेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे फोटो रेस्पिरेशन होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने पहले फिक्स करके रखी थी उसका जब लॉस हो गया तो वो अच्छा भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये साइकिल चलती है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट जो साइकिल्स है, C4 हो गया, कैम हो गया, इनको भी पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।